तो मौर्यकाल कक्षा 3 राजत्व पर सिद्धांत आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है, मौर्य शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, जैसे कि देवनाम पी की उपाधि धारण करना। देखो, देवनाम पी की उपाधि धारण करने से आपको यहाँ ये पता चलता है कि मौर्य शासकों ने कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर मध्यस्थ जो कि धार्मिक वर्ग था उसे कहीं ना कहीं बीच में से हटा दिया और स्वयं जो है वो देवताओं के निकट हो। अब ये उपाधि धारण करने से लाभ क्या हुआ? लेकिन जब भी ये बड़ी बड़ी उपाधि धारण की जाएगी, इससे आम जनता को यह दर्शाया जाएगा कि हम देवताओं के प्रिय हैं, देवताओं के करीब हैं, अतः किसी भी तरह से हमारा विरोध ना किया जाए। एक दो उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ये कई बार क्या करते थे, जैसे ये तालाब है तो तालाब में नीचे तो पत्थर रख दिया करते थे और आम जनता को यहाँ दूर खड़ा कर दिया करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इस पानी में से चल के दर्शाते थे लोगों को कि देखो मैं देवताओं का प्रिय हूँ, या मैं हम देवताओं के नजदीक हैं, इसलिए मैं पानी के अंदर भी चल सकता हूँ। कुछ विशेष समारोह पर ये घर से बाहर निकलता था चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि शिकार करना है, युद्ध करना है, यज्ञ करना है, तभी केवल घर से बाहर निकलते थे। 40,000 अंगरक्षिकाएं अपने आसपास रखते थे चंद्रगुप्त मौर्य। इससे क्या पता चलता है कि आम जनता को ये दर्शाना कि आप आम हो और हम जो है वो देवताओं के करीब, हम खास रहते हैं, किसी भी तरह से हमारा विरोध न किया जाए। जहाँ देवताओं का प्रिय उपाधि धारण कर रहे हैं मौर्य शासक, वहीं मौर्योत्तर काल में जो कुषाण शासक थे ये देवताओं के पुत्र उपाधि धारण करते थे, देवपुत्र। और गुप्त काल के जो शासक थे ये तो स्वयं ही देवता बन गए, देवराज, देवश्री ये उपाधि धारण करने लगे, जिससे मध्यस्थ भी समाप्त हो जाए और विरोध भी जो है किसी भी तरह का न बना रहे। तो एक पॉइंट ये पहला आपके क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अर्थशास्त्र में राजत्व की नई अवधारणा दी गई। राजत्व का देखो तात्पर्य होता है कि राजा की क्या शक्तियां, क्या कर्तव्य। इसमें कहा गया है अर्थशास्त्र में कि जो राजा का पद है, राजपद, ये व्यक्ति चरित्र और मानवीय व्यवहार से कहीं ऊपर होना चाहिए। और इसी में जो है चक्रवर्ती राजा की भी अवधारणा जो हमने बात कर ली, विश्व सम्राट की इसमें अवधारणा दे रखी। अर्थशास्त्र में बड़े अधिकारी जो हैं, उच्च अधिकारी हैं, इन्हें कहते हैं तीर्थ। इनकी संख्या 18 बताई गई। तीर्थों की जो संख्या है 18 है और इन तीर्थों की जगह कई बार महामात्र शब्द भी मिलता है। तो बड़े अधिकारी 18 अधिकारी, इनको देखते हैं, कनेक्ट करते हैं और याद करते हैं। पहला तीर्थ अधिकारी, मंत्री और पुरोहित। राजा का मंत्री या राजा का पुरोहित तो राजपुरोहित है, जो धार्मिक मामलों में राजा का सहयोग करता है। समाहर्ता, संविधाता, अधिकतर पेपर में ये प्रश्न आते हैं और हम थोड़ी इसमें कंफ्यूजन में गड़बड़ कर देते हैं। तो देखो कैसे इनको कनेक्ट करें ताकि गड़बड़ ना हो। देखो संविधाता में है, कोषाध्यक्ष में है, तो कोष का जो प्रमुख है कोषाध्यक्ष वह है संविधाता। और समाहर्ता को ऐसे कनेक्ट करो, देखो समाहर्ता या समाहर्त, समाहर्त भी कहते हैं इसको, समाहर्त, ठीक है। तो हर्ता मतलब हरने वाला, प्राप्त करने वाला। क्या प्राप्त करने वाला? राजस्व प्राप्त करने वाला। आगे बात करेंगे सेनापति। सेनापति सेना का प्रमुख होता ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो युवराज राजा का बेटा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये प्रांतपति हुआ करता है, जो प्रांत थे उनका प्रमुख। प्रदेशता को मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा व्यवहारिक से, प्रदेशता को मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा व्यवहारिक से। देखो दो तरह के न्यायालय होते हैं, दो तरह के न्यायालय हैं। एक तो है दीवानी न्यायालय, मौर्यकाल में दोनों न्यायालय, एक है दीवानी न्यायालय, एक है फौजदारी न्यायालय। तो दीवानी न्यायालय तो सामान्यतः जो राजस्व संबंधी जो मामले हैं ये तो इसमें आ गए, और जो हत्या के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, ये फौजदारी मामले होते हैं, ठीक है। अब आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो देखो कांटे वांटे लगना, चोट वोट लगना, कंटक शोधन, तो ये तो हो गया कौन सा न्यायालय? फौजदारी न्यायालय, ठीक है। तो ये तो कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रमुख है प्रदेश का, और पी से फौजदारी, पी से प्रदेश का। नेक्स्ट जो ये व्यवहारिक है इसको भी कनेक्ट करूंगा। तो देखो डी से धर्मस्थलीय, डी से दीवानी, और ये जो मामले सामान्य मामले, राजस्व संबंधी मामले हैं, तो सामान्य मामले मतलब व्यवहारिक मामले, तो ये व्यवहारिक इसका न्यायाधीश होता है। ये बात आपके लगी होगी समझ में। तो आगे बात करते हैं नायक। देखो सेना का प्रमुख जो है ये तो है सेनापति, और नायक जो है
युद्ध मैदान में सेना का नेतृत्व करता है नायक। कर्मांतिक जो कर्म होते हैं, उत्पादन जहाँ होता है उद्योगों में, उद्योगों का संचालक। आगे हम बात करेंगे अंतपाल। अंत मतलब जहाँ राज्य का अंत हो जाता है, ये राज्य का यहाँ अंत हो गया, मान लो बाउंड्रीज है, तो इस बाउंड्री पे जो अधिकारी है नियुक्त किया गया है, तो सीमांत प्रदेश जो है, सीमा के अंत में जो प्रदेश है उनकी देखभाल करने वाला अधिकारी। दुर्गपाल नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि दुर्ग की देखभाल करने वाला अधिकारी दुर्गपाल है। द्वारिक मतलब द्वार पे खड़ा है, राजा का द्वार मतलब राजप्रसाद, राजप्रसाद का अधिकारी, राजप्रसाद की सुरक्षा करने वाला अधिकारी। आगे आटविक, अटवी कहते हैं जंगल की सेना, जंगल को, अटविक जंगल को, तो जंगल में जो सेना नियुक्त की जाती है अटवी सेना, ये आटविक। मंत्री परिषदाध्यक्ष नाम से पता चल रहा है कि मंत्री परिषद है, उसका प्रमुख है, उसका अध्यक्ष है। नागरिक नाम से पता चल रहा है कि नगर का अधिकारी है। प्राशस्ता, तो ये पेपर जो है देखो, पी से प्राशस्ता, पी से पेपर, तो कागज, राज के जो कागज है उनको सुरक्षित रखने वाला अधिकारी है। दंडपाल तो सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी है। और अंतर्वेशिक जो है ये अंगरक्षक माना जाता है सम्राट का व्यक्तित्व, यानी सम्राट के अंदर तक, अंत तक कोई नहीं पहुंच सकता, अंतर्वेशिक के अधिकारी सम्राट का अंगरक्षक। तो ये अधिकारी, इसके बाद में 18 तीर्थ के अतिरिक्त महामातों की भी चर्चा मिलती है। तो ये महामात्र जो है आपके सामने है, ये कुछ पुस्तकों में 26, कुछ पुस्तकों में 27 महामात्र, तो वैसे ही 27 महामात्र, इनको अध्यक्ष भी नाम दिया गया है, जैसे कि वे 18 तीर्थ। तो ये छोटे अधिकारी हैं, वे बड़े अधिकारी हैं, तो काफ़ी तो मिलते जुलते हैं, दो तो पीछे आपने देखी रही है, समानता समझदाता। सीता आपको पता है कि जो हल से बनी रेखाएं सीता कहते हैं, तो सीता बेसिकली संबंधित किससे, कृषि से, तो ये कृषि विभाग का प्रमुख है। आकरा, आकरा कहते हैं खनिज को, तो खनिज विभाग का प्रमुख है ये। आगे देखो, मैं ये कनेक्ट करवा देता हूँ आपको, लक्षणाध्यक्ष, जिसके लक्षण अच्छे हैं, मतलब जो ईमानदार है, उसी को जो है जहाँ पैसे बनते हैं, टकसाल में सिक्के डाले जाते हैं, उसका प्रमुख बनाया जाएगा, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का प्रमुख, ठीक है। और इसके अलावा एक अधिकारी होना, देखो ये यहाँ आपको रूप दर्शक, देखो रूप देखना, सिक्के का रूप देखना कि उसका साइज शेप सही है नहीं है, उसकी आकृति सही है या नहीं है, या उस पर कई बार टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। तो रूप दर्शक क्या करता है, सिक्कों का रूप देखता है, सिक्कों को परखने वाला अधिकारी कहलाता है। आगे बात करेंगे हस्ती, नाम से पता चलता है हस्ती हाथी का पर्यायवाची है, हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी। आगे बंधनागाराध्यक्ष, जेल तो बंधनी है, तो बंधनागाराध्यक्ष जो है वो जेल को कहते हैं, तो जेल का प्रमुख है। देवताध्यक्ष, देवता धार्मिक संस्थाओं का प्रमुख जो है उसको कहते हैं। आगे बात करेंगे लवणाध्यक्ष, आगे बात करेंगे लवणाध्यक्ष। देखिए लवण किसको कहते हैं, नमक को कहते हैं ना, तो नमक विभाग का प्रमुख है। नवाध्यक्ष, नव से नाव, नावों व जहाजों का प्रमुख है। पतनाध्यक्ष, देखिए पतन कहते हैं बंदरगाह को, तो बंदरगाहों का प्रमुख है। आगे बात करेंगे गणिकाध्यक्ष, गणिका कहते हैं वेश्याओं को, तो वेश्याओं के विभाग का प्रमुख है। पण्याध्यक्ष, एक शब्द वैदिक काल में एक शब्द है पणी, पणी जो है ये गाय की चोरी करता है, और कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि ये जो है ये व्यापारी है, तो यूँ समझे कि चोरी कर करके ये व्यापारी बन गया, तो गाय की चोरी करने वाला या व्यापारी जो ये पणी है। तो यहाँ भी देखो पणी क्या है, व्यापारी, व्यापार विभाग का प्रमुख। पोत, मापतोल, मापतोल विभाग का प्रमुख। विविध कहते हैं विभिन्न प्रकार के जो चारागाह हैं, जैसे वाचस्पति हम देखते थे, देखा हमने वैदिक काल में, तो यहाँ वाचस्पति का ही दूसरा नाम है विविधाध्यक्ष। आगे हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे कि जो जानवरों की हत्या वगैरह करते हैं, कसाई वगैरह जो होते हैं, और कहीं ना कहीं शून्य हो जाते हैं, तो शून्याध्यक्ष है बूचड़ खाने का प्रमुख। संस्थाध्यक्ष, समस्त प्रकार के व्यापारिक मार्ग को देखने वाला, संस्था क्या कर रही है, समस्त प्रकार के मार्गों को देखती है, मार्गों का अध्यक्ष है, व्यापारिक मार्गों का। सूत्राध्यक्ष में आप देखें सूत लग रहा है इसमें, सूत्राध्यक्ष में सूत, सूत मतलब धागा, और धागा यानी कताई बुनाई विभाग का प्रमुख। और एक है महामात्रा प्रसरण, ये जो है सबसे बड़ा महामंत्री, जो कि गुप्तचर ही जो सूचना शासक को देता है, सबसे बड़ा अधिकारी महामात्रा प्रसरण है, जो कि गुप्तचर
विभाग का प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा कुछ और अधिकारी उपाध्यक्ष वन को कहते हैं, इस समय उपाध्यक्ष वन को जो है कुपिया कहते हैं, तो कुपियाध्यक्ष यानी वन संपदा का प्रमुख है, वन उसकी संपदा का प्रमुख है। सूरा, देखो सूरा ये शराब एक ही बात है, तो ये शराब खाने का प्रमुख माना जाता है। समस्ताध्यक्ष यानी समस्त बाजार, समस्त प्रकार के बाजार का प्रमुख है। लोहाध्यक्ष यानी धातु विभाग का प्रमुख है। धूताध्यक्ष, देखो धूत किसे कहते हैं, बात कर चुके पहले मनोरंजन के साधनों में, धूत कहते हैं जुआ, तो जुआ जो विभाग है उसका जो ये अधिकारी माना जाता है। आयुधागाराध्यक्ष, आयुध, देखो आयुध किसको कहते हैं, जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, तो अस्त्र शस्त्र को आयुध कहते हैं, तो अस्त्र शस्त्र विभाग का प्रमुख अधिकारी आयुधागाराध्यक्ष कहलाता है। कोष्ठागाराध्यक्ष, कोष्ठ किसको कहते हैं, भंडार को, भंडार गृह का प्रमुख है। आगे स्वर्णाध्यक्ष है, स्वर्ण यानी सोना, तो स्वर्ण उत्पादन और शुद्धता का मानकीकरण यानी जांच करने वाला ये अधिकारी माना जाता है। तो ये तो आपके करेक्ट हो गए सारे अधिकारी। 30 देख लिया आपने, 18, 27 जो है वो आपने देख लिए अध्यक्ष। अब बात करते हैं कि सबसे प्रमुख कौन था मौर्य काल में। राजा सबसे ऊपर, राजा से तो ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सर्वे सर्वा था राजा। कौटिल्य भी कहता है कि राजतंत्र का मैं समर्थक हूँ, और राजा जो है सर्वशक्तिशाली होना चाहिए, और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो राजा ही। और आगे जो पॉइंट है वो इस तरह से कि अशोक कहता है कि जिस तरह से कहता है समस्त प्रजा मेरी संतान है, और आपको ये जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करनी चाहिए। तो एक तरह से अगर आप देखें तो अशोक ने आम जनता के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो एक क्या राजा के कर्तव्य, राजा सर्वशक्तिशाली, इतना शक्तिशाली है कि नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे ये डोली में आपने देखा पीछे की समस्त प्रजा मेरी संतान की जानकारी इसमें प्रदान। अब देखो राजा है, एक तो हमने बात कर ली, राजा तो सबसे ऊपर है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबका प्रमुख राजा। राजा के नीचे है मंत्री। मंत्री यहाँ पे दो तरह के हैं। देखो आप वर्तमान में भी आप देखते हो कैबिनेट मंत्री होते हैं एक तो, है ना, और एक दो अन्य प्रकार के मंत्री होते हैं जिसमें राज्य मंत्री और मंत्री होते हैं। तो ये तो क्या होते हैं, ये तो मंत्रिमंडल होता है, तो ये जो है ये मंत्री परिषद होती है। तो इस समय भी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों, मंत्रिमंडल जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और मंत्री परिषद जिसमें छोटे मंत्री यानी राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। इस समय दोनों मंत्रिमंडल देखने को मिलते हैं, ध्यान रखने का। अब जो मंत्रिमंडल का जो सदस्य है यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसको एक पृथक विभाग मिला है, उसका वेतन तो था 48,000 पन, 48,000 पन। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को कितना पैसा मिलता था, 48,000 पण इनकी मुद्रा का नाम है। और जबकि जो राज्य मंत्री या उप मंत्री हैं उनको कितना वेतन मिलता था, उनको 12,000 मिलता था। ये बात होगी, 48,000 पन और 12,000 पन। आगे बात करेंगे, एक इसमें शब्द है उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण, ये उपदा परीक्षण को आप एंट्रेंस टेस्ट समझे। ये जो उपदा परीक्षण है ना, ये एंट्रेंस टेस्ट है। मैं आपको इस तरह से कनेक्ट करवा देता हूँ। तो नालंदा विश्वविद्यालय था, प्राचीन काल में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, बिहार में था, महेंद्रादित्य के द्वारा निर्मित था, और बौद्ध शिक्षा इसमें प्रदान की जाती थी। एहसान अली जो है इसमें पढ़ने भी आए थे। तो इसमें कहते हैं कि 10,000 स्टूडेंट इसमें पढ़ते थे, और 100 में से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता था। कैसे सेलेक्ट किया जाता था? उपदा परीक्षण के माध्यम से। उपदा परीक्षण क्या होता है? एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ भी यानी कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री बनना चाहता है तो उसके पहले का भी चरित्र की भलीभांति जांच होगी। यही जांच जो है, ये यानी ये जो टेस्ट है, ये उपदा परीक्षण कहलाता है। अब बात आती है कि राजा हो गया, राजा के बाद मंत्री हो गए, मंत्री के बाद में अब देखते हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक विभाजन होता है वो तो इसी तरह से होता है ना। सबसे पहले केंद्र, तो केंद्र की आपने बात कर ली, केंद्र के बाद में राज्य, तो राज्य की बात कर रहे हैं। फिर अगर संभाग है तो संभाग की बात करेंगे, संभाग के बाद में अगर जिला है तो जिले की बात करेंगे, फिर तहसील है तो तहसील की बात करेंगे, और फिर गांव। तो ये इस तरह से को
व्यवस्था है सब जगह। तो यहाँ केंद्र की आपने बात करी, अब राज्य की बात करेंगे। तो राज्य जो था, ये प्रांत जो था इस काल में, ये चक्र कहलाता था। ठीक है, प्रांत को क्या कहते थे? चक्र कहते थे, चक्र ध्यान रखिए। और कितने प्रांत थे? पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल तक तो 4 प्रांत, बिंदुसार के समय भी 4 प्रांत, 5वां प्रांत जो है ये अशोक के समय जोड़ा गया, जो कि था कलिंग। अब ये 5 प्रांत मैं आपको पहले याद करवा देता हूँ, फिर मैं इनकी स्थिति आपको दर्शाऊंगा फोटो के माध्यम से। देखो, उत्तरापथ, उत्तर में तक्षशिला है, पाकिस्तान में कोई दिक्कत नहीं। अवंती, अवंती की राजधानी में पता है उज्जैनी थी, उज्जैनी महिष्मती है। कहते हैं ये तो उत्तर में, ये पश्चिम में था। अवंती जो था, पूछे पश्चिम की राजधानी क्या थी, या पश्चिमी प्रांत कौन सा था? अवंती। राजधानी क्या थी? उज्जैन। कलिंग, देखो कलिंग में ली से ली, ली से ली, कलिंग की क्या है? तोसली। दक्षिण में मिलता है सोना, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी। प्राच्य यानी पूर्व, प्राच्य को पूर्व कहते हैं, प्राच्य को पूर्व, पूर्व में आपको पता पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र यहाँ राजधानी थी इनकी। तो ये तो आपको प्रांत समझ में आया। ठीक है, 5 प्रांत। प्रांत का प्रमुख कौन बनाया जाता था? जो राजा का पुत्र था, जिसको कुमार कह दो, युवराज कह दो, आर्यपुत्र कह दो, एक ही बात है। अब यहाँ देखो, ये 5 प्रांत मैंने दर्शाए हुए जो मौर्य काल में थे। सबसे ऊपर देखो ये रहा उत्तरापथ, तक्षशिला, एक प्रांत दिखा रहा हूँ मैं आपको। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती, उज्जैन, ये भी उज्जैन, यहाँ देखें। ठीक है, अवंती उज्जैन, तो इसको पश्चिम में मानते हैं। ये भी पूरा पश्चिम में नहीं, लेकिन ठीक है, पश्चिम पूछा गया, पश्चिम में माना गया। फिर देखो तीसरा है कलिंग, तोसली। तो यहाँ देखो कलिंग नीचे, कलिंग की तरफ आप पाओ, कलिंग, तोसली। एक है पाटलिपुत्र जो कि पूर्व में, ये भी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, और ये स्वर्णगिरी है जो कि दक्षिण में है। ठीक है, तो ये हो गए प्रांत। मौर्य काल में 5 प्रांत थे। प्रांत को चक्र कहते थे। प्रांतों का प्रमुख जो होता था, ये राजा का बेटा, युवराज या आर्यपुत्र ही होता था। अब प्रांतों का जो विभाजन था वह जिले में था, यानी यहाँ संभाग जैसी कोई स्थिति नहीं थी। जिले को इस काल में विषय या आहार नाम दिया गया। जिले को क्या कहते थे? विषय या आहार नाम दिया गया था। किसको? जिले को। जिले से जुड़े हुए 3 अधिकारी हैं, युक्त, राजपूत, प्रादेशिक। अब ये अधिकारी, अगर आपको तीसरा वृहद विलेख याद है, 3 अधिकारी तीसरे विलेख में प्रत्येक 5वें वर्ष साम्राज्य का दौरा करेंगे, आपको याद आया हो। तो अब बात करते हैं कि ये जो 3 अधिकारी हैं, प्रश्न क्या पूछते हैं कि इनमें छोटा अधिकारी कौन है, फिर बड़ा कौन है, फिर बड़ा कौन है, यानी इनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में बताओ। तो ये देखो, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे जो है बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी, और ये सबसे छोटा अधिकारी। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, जिसका नाम छोटा अधिकारी, तो जो बड़ा नाम बड़ा अधिकारी, प्रादेशिक उससे बड़ा नाम उससे बड़ा अधिकारी। ठीक है, तो ये जिले के 3 अधिकारी थे। ये प्रश्न पूछा गया कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में जो है सुमेलित करना है। आगे बात करें तो गांव और जिले के बीच में भी कोई इकाई थी, 5-10 गांवों की। इसका प्रमुख गोपिया स्थानीय था, और ये जो गोप था ये लेखपाल का, लेखा जोखा का काम करता था, जनगणना का, पशुधन का आदि का भी हिसाब रखता था। ये प्रश्न पूछते हैं मौर्य काल में जो गांवों का समूह है वो क्या था? तो इसको आप आराम से याद करें, सूरदास का साहित्य। इसको कैसे याद करें? सूरदास का साहित्य नाम से इसको याद करें। देखो, सूरदास का साहित्य यानी एस से सूरदास, ठीक है, डी से दास, एस से सूर, डी से दास, के से का, एस से एस, साहित्य से एस। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें देखो, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण। स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण, तो ये हो गया। देखो, एस डी के एस, अब आपको याद रहेगी। ठीक है, तो सूरदास का साहित्य से याद रखो। 800 गांवों का समूह स्थानीय, 400 गांवों का समूह, खारवटिक 200, और संग्रहण जो है, संग्रहण ये सबसे लास्ट में, और 100 गांवों का समूह ये कहलाता है। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी एक गांव थी। आज भी गांव है, और गांव में आज भी स्वायत्ता है, उनको ऑटोनॉमी दी गई है, और उस समय भी गांव में स्वायत्ता थी।
गांव के जो अधिकारी थे, जो गांव का मुखिया आदि होते थे, इनको स्वतंत्रता थी गांव की देखभाल करने के लिए। इस समय गांव इसे गांव मृद या ज्येष्ठ भी कहते थे, जो मुखिया या ग्रामीण होता था। अब ये दो अधिकारी हैं, जो दो अधिकारी हैं, ये मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इसमें इनकी चर्चा मिलती है इंडिका में। ठीक है, ये क्या है? एग्रोनॉमी को जिले का अधिकारी और अरिस्टोनॉमी नगर का कमिश्नर। इनको कैसे आप कनेक्ट करेंगी, गड़बड़ ना हो, एग्रोनॉमी अरिस्टोनॉमी में ना मिले, अरिस्टोनॉमी एग्रोनॉमी में ना मिले। तो देखो इसको कैसे याद रखें। एग्रीकल्चर करने वाले तो छोटे किसान होते हैं ना, एग्रो से एग्रीकल्चर छोटा होता जिलाधिकारी, बड़ा होता नगर कमिश्नर। तो एग्रो से तो आप कनेक्ट करो जिलाधिकारी, अरिस्टोनॉमी से कनेक्ट कर लो नगर का कमिश्नर। न्याय प्रशासन पे भी आप बात कर चुके हैं, फिर से एक बार हम और बात कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य में न्याय के लिए अनेक न्यायालय थे। सबसे छोटा न्यायालय गांव में था, और क्योंकि गांव ग्राम संघ अथवा गांव सभा को भी कतिपय मामलों में न्याय का अधिकार। पाटलिपुत्र में सबसे बड़ा न्यायालय था, राजा का न्यायालय पाटलिपुत्र में था। राजा सबसे ऊपर था, यही अंतिम न्यायाधीश था। इसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं होती, जो राजा ने कह दिया वो फाइनल। दो तरह के न्यायालय हैं, धर्मस्थलीय कंटक चौधरी आगे कांटे बांटे लगना, तो रोड लगना फौजदारी प्रतिष्ठा याद आया, ठीक है। और धर्मस्थलीय दी से दीवानी व्यवहारिक न्यायाधीश इसका, तो ये हमने बात कर ली, जो आगे लिखा भी है। गुप्तचर व्यवस्था पे बात करेंगे कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था संगठित थी, और इस समय गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका उत्तर भी दे देता हूँ कि मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? आपके सामने दो ऑप्शन हैं, एक है अर्थशास्त्र, एक है इंडिका। इन दो में से आपको ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा ना, वो होगा अर्थशास्त्र। देखो केवल पूछे पाटलिपुत्र प्रशासन की बात, तो ये तो इंडिका इसका आंसर होगा। पाटलिपुत्र प्रशासन जो है, इसकी जानकारी तो मिलेगी इंडिका में। और गुप्तचर व्यवस्था ओवरऑल प्रशासन की बात करें, क्योंकि मौर्य प्रशासन का ही तो होगा गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पूछ लेते हैं, ये जानकारी में मिलेगी अर्थशास्त्र में। आगे हम देखें गुप्तचरों को क्या कहा गया था? गूढ़ पुरुष। गूढ़ मतलब क्या होता है? रहस्य ना। तो ऐसा पुरुष जो रहस्य का पता करे। गुप्तचर क्या करते हैं, इसीलिए ये तो पता है। सेबो इन गुप्तचरों को तो कहते हैं इंस्पेक्टर। ये सेबो वही जो कि इंडिका के बारे में भी जानकारी देते हैं, इनका विवरण सब पे भी बताते हैं इंडिका। देखो संस्था और संचार, दो इनको कनेक्ट करो। संस्था तो एक जगह रहती है ना, इंस्टीट्यूशन एक जगह रहता है, तो एक ही जगह से सूचना प्राप्त करने वाले गुप्तचर को कहलाते हैं संस्था। संचार कम्युनिकेशन, ये तो गतिशील होता है, तो घूम घूम कर सूचना प्राप्त करना, ये होते हैं संचार। उभय वेतन, विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभय वेतन नाम दिया गया है। आगे बात करेंगे सैन्य प्रशासन की। तो देखो ये बात फिर से आ गई। मेगास्थनीज कहता है कि 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां की जब बात कर रहा ना, तो ये मेगास्थनीज स्पष्ट जानकारी देगा। जब भी 6 समिति 5 सदस्य ये बात होती, तो मेगास्थनीज ये जानकारी देता है कि पाटलिपुत्र में जैसे सेना है, तो सेना पैदल थी, घुड़सवार थी, रथावली थी, हाथी थी, नौसेना थी, और एक रसद विभाग अलग से था, वो खाने पीने की आपूर्ति करता था। आगे बात करेंगे नौसेना पे। मौर्य की नौसेना प्रमुख थी। ध्यान रखना यहाँ गुप्त काल में नौसेना नहीं थी, क्योंकि गुप्त काल काफी सीमित था मौर्य की अपेक्षा। तो नौसेना के बारे में काफी कम